हेलो दोस्तों, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और हम लोग पिछले वीडियो में एलिमेंट 1.3 पढ़े थे, जिसमें कि हमने जाना था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कौन क्या करेगा। उसका कुछ हिस्सा बच गया था जो कि है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, और अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तब भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है हर जगह होता है। बिना कॉन्ट्रैक्टर के आजकल कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करें, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सेलेक्ट करें और कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मॉनिटर करें, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले मैं सोचा कि मैं अपना निबोस का जो मार्कशीट है आपके साथ शेयर करूं। मैंने ये कोर्स 35,000 में किया था, हैदराबाद से एक्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग इंस्टीट्यूट से। वहाँ पे 11 डेज़ का क्लासेस मिला था इसमें। और इसमें जो IGC1, IGC2, IGC3 ये 3 पेपर थे। आज तो 2 पेपर हो गए हैं और इजी हो गया है आप लोगों के लिए। लेकिन उस समय ये 3 पेपर था जो ओल्ड सिलेबस था, और तीनों पेपर फर्स्ट जो है थ्योरेटिकल था और थर्ड जो है प्रैक्टिकल था, जो कि एग्ज़ाम के 10 दिन के बाद मतलब कि 10 दिन के अंदर सबमिट करना था, और जिसमें पासिंग मार्क्स 60 था। आपको 60 नहीं आएगा तो आप पास नहीं होंगे। और IGC1, IGC2 में ये 45 था। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि मैंने IGC1 में 57 मार्क्स जो है सिक्योर किए हैं, और जो कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हजार्ड है इसमें 55 मार्क्स सिक्योर किए हैं, और IGC3 में 65, यानी कि ओवरऑल जो है ये 177 है, यानी कि पास है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स सिक्योर नहीं किए हैं। लेकिन मैंने देखा कि IGC1 जो है डायरेक्टली आप बस उसमें क्वेश्चन ज़्यादा वर्क प्लेस बेस नहीं रहता है, स्ट्रेट पूछता है, यानी कि डायरेक्ट आप बुक से पुट करो और आंसर पाओ। तो सिंपल, जैसे परमिट टू वर्क क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर वर्क ऑफ कन्फाइंड स्पेस, व्हाट इज़ द वर्क एट हाइट, इस तरह का फर्स्ट एड अरेंजमेंट, व्हाट विल द फर्स्ट एड अरेंजमेंट, एंड जैसे कि आपको रिस्क असेसमेंट कैसे बनाने हैं, व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन द IGC1। साथ में व्हाट इज़ द ऑडिट, व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ ऑडिट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ द एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे थे, एकदम स्ट्रेट सीधे। तो हमें लगता है कि अगर आप IGC1 अगर आपका आप जैसे भी आप पढ़ाया जा रहा है, अगर वैसे आप अगर पढ़ते हैं, वैसे आप सब कुछ जो है डायरेक्टली, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैसे ही लिख देने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हो सकता है कि हल्का कंडीशन बेस हो, लेकिन मैं देखा हूँ कि यहाँ पे कोई कंडीशन बेस क्वेश्चन नहीं रहता है, डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट आते हैं। तो मैंने स्ट्रेट आते हैं तो आपको बस स्ट्रेट ही लिखना है। लिखने का तरीका मैं बता दूंगा। जबकि जो GC2 है, जो वर्क प्लेस हजार्ड्स के बारे में रहता है, उसमें क्या है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक वर्क प्लेस है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत हीट है और कटिंग करना है, तो आप किस तरह का सेफ्टी वहाँ पे मेंटेन करेंगे। अगर कोई आदमी हाइट पे काम कर रहा है और वो गिर गया, सेफ्टी बेल्ट में लटक गया, तो व्हाट विल बी योर रेस्क्यू प्लान, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब कंडीशन बेस हमेशा रहता है, मैंने जो देखा है। अगर जैसे पानी का बोतल जो है 2 मंजिले के ऊपर लेके जाना है, तो आप वहाँ पे कैसे जो है आप रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे और किस तरह का रिस्क है। यानी कि ये क्या है, पूरे जो है वर्क प्लेस का कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जिसमें क्या है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा उसको देखे रहते हैं। लेकिन ये क्या है कि स्पेसिफिक आंसर पूछता है, और बहुत सारे लोग जनरल आंसर देते हैं, वही इसीलिए ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। मैं देखा हूँ कि 50% ज़्यादा लड़के फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे लड़के छोड़ देते हैं क्योंकि वो बार बार एग्ज़ाम का फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि 1 स्टेप में, तो IGC1 आप बस
याद कर लीजिए जैसे लिखा हुआ है, आप तुरंत पास कर जाएंगे। लेकिन IGC 2 के लिए आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, अपने जो कंडीशन जो है दिया गया है उसके अनुसार सोचना है और उसके अनुसार आंसर देना है। अगर आप अपना आंसर देते हैं, जनरल आंसर देते हैं, तो आई थिंक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो सिचुएशन दिया है उसको समझ के सही लैंग्वेज में अगर आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, तो आई थिंक ये पूरा मार्क्स दे देता है। बहुत ही ये सिंपल और मतलब सिंपल लैंग्वेज और सिंपल बातें लिखनी है, ज़्यादा आपको उसके बारे में डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही। और IGC जो 3 है वो तो आपको अपने वर्क प्लेस पे जाके रिस्क असेसमेंट बनाने हैं, जो फॉर्मेट दिया गया है उसको फिलअप करने हैं। ये जनरली 1 और 2 के रिलेशन से रहता है वहाँ पे। तो मैंने भी बनाए थे अपने वर्क प्लेस का, जिसमें कि ज़्यादातर मार्क्स नहीं मिल पाए, 65 मार्क्स मिल पाया। उसमें अलग अलग सेक्शन थे, जिसमें कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना था, इंट्रोडक्शन लिखना था, एग्जीक्यूटिव समरी था, रिकमेंडेशन देना था। तो उस सारे बेस पे वहाँ पे ये लीगल रीजन भी देना था, क्लॉज वाइज आर्टिकल वगैरह देना था कि क्यों जो है ये वायलेशन है। तो ऐसे मैंने दिए थे, जिसमें 65% पास हो गया, कोई बस पास हो गया। और इसमें और भी आप चाहें तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और आपको स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ताकि आप जो है इससे भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये जो है मैंने बताया बेनिफिट मिलेगा इससे। तो आइए फिर से चलते हैं अपने जो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट जो है, हर कंपनी जो है जैसे जो रेगुलर काम कर रही है, उसके अलावा जो भी काम आता है उसके लिए कोई अलग से अपने वर्कर या अपना स्टाफ हायर नहीं करती है, क्योंकि वो वर्क जो है परमानेंट नेचर का नहीं होता है। इसके कारण जो है वो किसी स्टाफ को हायर नहीं करती है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है। सपोज कोई कंपनी का प्रीमाइसेस है, उसका एक जो भी उसकी बाउंड्री है उसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो अगर वो स्टाफ को अपने कंपनी के वर्कर को हायर करे तो वो परमानेंट काम चलेगा नहीं, तो फिर उनको इंगेज करना पड़ेगा, फिर उनको हटाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियां नहीं चाहती है, वो चाहती है कि हमारे कुछ परमानेंट स्टाफ रहें। तो इसके लिए वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है, जो कि उस काम में स्पेशलिस्ट भी होता है और वो काम को अच्छे से कर पाता है और कंपनी को भी ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए आजकल देखा गया है कि हर एक क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर आजकल इंगेज किया जा रहा है, चाहे वो सर्विस का फील्ड हो, यहाँ तक कि अपने कंपनी में ट्रेनिंग दिलानी हो, कोई काम करनी हो, तो कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर आजकल जो है हर जगह कॉमन हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है दो तरह का दो तरह का हो सकता है, दो तरह का नहीं कर सकते हैं। या तो एक पर्सन हो सकता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था, तो किसी आदमी को भी आप कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं और किसी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं। जैसे L&T एक कंपनी है, ये कोई एक आदमी को नहीं यहाँ पे है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं। और आप देखते हैं कोई 10-20 लेबर लेके वर्क प्लेस पे काम करवाता है, उसको भी आप कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनेशन दिया गया है कि ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंगेज टू अंडरटेक सर्टेन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट के बदले में काम करता है लेकिन उसके अंडर नहीं रहता है, उसके सुपरविजन में नहीं काम होता है, वो खुद का अपना सुपरविजन और कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। नोट दैट वर्ड कॉन्ट्रैक्टर कैन बी यूज टू इंडिकेट, मैंने बताया ना, वो दोनों के लिए किया जा सकता है, या तो इंडिविजुअल के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया जो कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, जो कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज किया है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। सपोज L&T एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि रेलवे ही काम करवा रही है। तो ये खुद एक कंपनी है लेकिन दूसरे काम लेके कर रही है, इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जबकि रेलवे क्या है, एक क्लाइंट है, वो किसी के बिहाफ पे काम नहीं कर, अपना खुद का काम कर रही है। जबकि अगर L&T भी इसकी अपनी एक कंपनी है, सपोज व्हील मैन्युफैक्चरिंग का या कुछ ऐसा बोल्ट या जो भी है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का अगर कंपनी है, तो वहाँ पे ये किसी के बदले में काम नहीं कर रही, अपना सेल्फ काम कर रही है, तो वहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोलेंगे। तो ये सिचुएशन के अनुसार जो है, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हो जाती है, वही कंपनी क्लाइंट हो जाती है। जैसे उसके अंदर जो सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो उसके लिए वो क्लाइंट होंगे। तो ऐसे चलता है। तो चूँकि हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ड्यूटी होगी कॉन्ट्रैक्टर की और क्लाइंट की।
तो मैंने पहले ही ILO का जो रेफरेंस दिया गया था वहाँ पे कि क्या एक कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसी तरह जो है जो कॉन्ट्रैक्टर और जो क्लाइंट है इसकी शेयर ड्यूटीज़ होगी कि वो जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को शेयर करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, मतलब कि अपना सेफ्टी और दूसरे का भी सेफ्टी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो आइए जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर की क्या जिम्मेदारी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी कंपनी है तो उसके अपने वर्कर और उसके कामों से प्रभावित होने वाले अदर वर्कर, ये दोनों का ख्याल रखना है। तो उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्टर की जो ड्यूटी होगी वो है, पहला कि द ड्यूटीज़ देयर वर्कर, यानी कि अपने वर्कर, यानी कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग डूइंग वर्क इन द क्लाइंट प्रीमाइसेस। अगर क्लाइंट के प्रीमाइसेस में कोई क्लीनिंग कर रहा है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है तो वो अपने वर्कर का ख्याल रखेगा, साथ में वो क्लाइंट के भी वर्कर और विजिटर्स का भी ख्याल रखेगा। तो ये जिम्मेदारी है उनकी। अब क्लाइंट की क्या ड्यूटी होगी? तो क्लाइंट की ड्यूटी होगी कि वो अपने उसके अंदर में, चूँकि उसके प्रीमाइस, मैंने पहले ही बता दिया कि उसके अगर प्रीमाइसिस में कोई काम कर रहा है तो उसी की जिम्मेदारी होगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर तो क्लाइंट के प्रीमाइसिस में ही काम करेगा, तो क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो सबका ख्याल रखे, यानी कि देम सेल्फ, खुद का भी और अदर पीपुल। यानी कि अदर पीपल में कौन आएगा? विजिटर आएगा, कोई बाईपासर आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा, तो उनकी भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। और क्लाइंट ओ ए ड्यूटी टू देयर ओन वर्कर्स एंड अदर हु माइट बी अफेक्टेड बाय देयर वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका, एंड अदर वर्कर इन प्रीमाइसेस सच एज अदर कॉन्ट्रैक्टर। जैसे एक ही कंपनी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं तो सभी कॉन्ट्रैक्टर का जो है ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। विजिटर टू द क्लाइंट प्रीमाइसेस, कोई विजिटर्स है उसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो इस तरह से आप देखें तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है एम्प्लॉयर की, क्योंकि वही उस प्रीमाइसेस का मालिक है। तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी तो होगी ही, लेकिन सबसे पहले एम्प्लॉयर पकड़ा जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट होता है अगर उसके प्रीमाइसेस में। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की कि टू इन्फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वही, जो क्लाइंट है वही चूज किया है कॉन्ट्रैक्टर को, इसलिए उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। और इस तरह से जो है अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि शेयर्ड, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है और दोनों को मिलके जो है जहाँ तक है रीजनेबल हेल्थ एंड सेफ्टी वहाँ पे मेंटेन करना है, अगर किसी तरह का क्रिमिनल लायबिलिटी से बचना है तो अब जो है इसमें तीन बातें आती हैं कि द वे दैट क्लाइंट मैनेज कॉन्ट्रैक्टर कैन ब्रोकन डाउन इनटू 3 की एरिया। 3 पार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्टर को अगर मैनेज करना है किसी क्लाइंट को तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है, आपको सबसे पहले तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू सेलेक्ट ए गुड कॉन्ट्रैक्टर। आफ्टर दैट, गुड कॉन्ट्रैक्टर मतलब किस तरह से, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के व्यू से हम देख रहे हैं तो ज़्यादातर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की ही बात करेंगे, इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी के व्यू से वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए। और दूसरे इसके हो सकते हैं, यानी कि और लोग भी, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किया जा रहा है तो हेल्थ एंड सेफ्टी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के व्यू से देखेगा, बाकी लोग जो है वो अपने अपने व्यू से, यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट होता है तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्कर, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया तो हम लोग प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, उसके साथ कैसे प्लानिंग किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि दोनों का काम पैरेलली अच्छे से चले, तो ये होना चाहिए। साथ में हमने प्लानिंग कर लिया तो प्लानिंग करने के बाद अब उसको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि क्या जो हम जिस तरह से हमने प्लान किया उस तरह से वो काम कर रहा है कि नहीं, और मैनेजिंग द वर्क, तो ये और वर्क को मैनेज करेंगे। तो ये 3 जो है वे है जिस तरह से जो है मैनेज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि सबसे पहले अच्छे सेलेक्ट कर लें, यानी सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। तो आइए पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी विल सेलेक्ट ए गुड कॉन्ट्रैक्टर। तो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो है इस पे जो है कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो, एबिलिटी हो। तो ये चीज़ जो है
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक जो है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को अगर चुनना हो तो क्या क्या चीज़ उसके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो होना चाहिए आपको कॉपी ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है कि भाई आप करना क्या चाहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में आपके और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उसके पास होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पास। जैसे सपोज एल&टी को हमने काम देना है, तो एल&टी को काम देना है, एक कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बड़ा, तो उसके पास आप मांगेंगे कि आपकी हेल्थ एंड पॉलिसी कहाँ है। तो हेल्थ एंड पॉलिसी में क्या उसमें ये लिखा रहता है कि जैसे कि आप जीरो हार्म चाहते हो, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रायोरिटी पहले है, इस तरह का उसमें एक जनरल बातें लिखी रहती हैं। और मैं पॉलिसी के बारे में बाद में बात करूंगा। पॉलिसी एक बड़ा चैप्टर है, एक अकेला चैप्टर है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल में जानते हैं। साथ में रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट, ये दोनों उसके पास होने चाहिए। एग्जाम्पल होने चाहिए, मतलब कि आप कैसे काम करते हो, पिछली कंपनियों में कैसे काम किया, उसका एक रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट दिखाओ। मेथड स्टेटमेंट आप कैसे वहाँ का बनाए थे, चाहे कैसे यूज़ करते थे। तो मेथड स्टेटमेंट होता क्या है, तो ये एक सेफ वर्किंग मेथड होता है। सपोज आपको गड्ढा खोदना है तो क्या सेफ वर्किंग मेथड होना चाहिए, तो यही होता है मेथड स्टेटमेंट। तो मेथड स्टेटमेंट लेके ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक सेफ वर्किंग मेथड होता है। तो ये रिस्क असेसमेंट है। द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ, उसके जो भी स्टाफ है, जो भी उनके स्टाफ है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ट्रेनिंग उनको दी गई है कि नहीं प्रॉपर, इस बेस पे भी सिलेक्ट किया जाता है। मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफाइड बॉडी, वो जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ISO का सर्टिफिकेशन मिला है, ISO 45001 को मिला है, तो इस तरह का जो है अगर सर्टिफिकेशन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या उससे सर्टिफाइड हैं। तो इस तरह से ये हेल्प करता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करना है। साथ में रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्ट ऑफ फॉर द प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो रिकॉर्ड जो है मेंटेनेंस और उसके जो इक्विपमेंट है, प्लांट है, उसका रिकॉर्ड जो है कि नहीं। नेम ऑफ द प्रीवियस और करेंट क्लाइंट टू यूज़ एज ए रेफरेंस, साथ में आप प्रीवियस और करेंट क्लाइंट कौन है उसका, उससे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे काम कैसा हो रहा है, वहाँ पे कितने एक्सीडेंट हुए हैं, इस तरह का एक्सीडेंट हिस्ट्री भी आप लेकर देख सकते हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट है यानी कि आप मना कर सकते हैं नहीं, आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो। रिकॉर्ड ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटीज अगेंस्ट देम, कोई इस तरह का इन्फोर्समेंट एक्शन हुआ है, कोई बैन लग गया है, किसी तरह का स्टे ऑर्डर है उसके ऊपर, तो इस तरह का जो भी है तो इस बेस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज एक्सेस, कोई एडिक्वेट रिसोर्स जो है कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट एडवाइज़र है सेफ्टी का, या कहीं से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये सभी जो है टॉपिक मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए यहाँ पे, ये सब उसके पास होने चाहिए, तो जाके वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जो सेकेंड होता है, जो वे ऑफ मैनेज है, वो है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। आपने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया, अब आप कैसे उसको प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या है कि इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सचेंज जो होना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है वहाँ पे तो एक्सचेंज करना चाहिए। एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने सेलेक्ट किया है तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तो सबसे पहले उसको काम करने से पहले आप उसका मेथड स्टेटमेंट ले लो कि आप भाई किस मेथड से काम करोगे उस काम को, यानी कि वही वर्किंग मेथड, आप कौन सा सेफ वर्किंग मेथड जो है आप एक दे दीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा आप कैसे काम करोगे। 1 दिन पहले दे दीजिए, 2 दिन पहले दे दीजिए, हमें पता हो जाए कि भाई आप कैसे काम करोगे। साथ में आप उसका रिस्क असेसमेंट हमें दे दीजिए कि उसमें क्या रिस्क है, कितने रिस्क हैं, और आपने कौन कौन सा कंट्रोल मेजर लिया है। रिस्क असेसमेंट के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बड़े लेवल पे, तो आप यहाँ पे केवल टर्म को समझ लेते हैं। और साथ में अगर आप ये 2 चीज़ ले लेते हैं, फिर अगर जब वो काम करता है तो केवल आपको उसको अप्रूव कर दीजिए, और अप्रूव करने के बाद आपको उसको उनका अनुसार चेक करना है। तो यही होता है जब आप प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो एक तो इन्फॉर्मेशन शेयर किसके माध्यम से होता है, मैंने ये काम करने जा रहा हूँ, सपोज मैं एक बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, तो किस हमारा एक सेफ वर्किंग मेथड क्या होगा, तो वो जो है आपको सबमिट करेंगे पार्ट बाई पार्ट। जैसे गड्ढा खोदना है, कंक्रीट करना है, या ब्रिक वर्क करना है, तो हर एक वर्क का सेफ वर्किंग मेथड होता है, तो वो आपको मिल जाएंगे। और रिस्क असेसमेंट आप ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस काम में कितना रिस्क है। तो ये है, इस तरह से जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये सब दोनों चीज़ हो गया, तो अब क्या है मॉनिटरिंग।
अभी सारा चीज़ उसने शेयर कर दिया, तो आपको जाके देखना है कि आप वो वर्कर कैसा काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेफ वर्किंग मेथड के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर आप जो है उसको मॉनिटर करोगे। तो मॉनिटर कैसे करोगे? तो मॉनिटर करने का तरीका है कि जैसे अरेंजमेंट मस्ट बी मेड बाय द क्लाइंट टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस विद द सेफ वर्किंग प्रैक्टिस। फर्स्ट जो है हैविंग ए साइनिंग इन एंड आउट प्रोसीजर। आप वहाँ पे अपने कंपनी में जो भी लोग आ रहे हैं साइनिंग इन एंड आउट प्रोसीजर लगा दीजिए कि भाई कौन आया कौन गया। इंश्योरिंग दैट कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड नेम द वर्कर सुपर। देखिए कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो एक अच्छे जो है मतलब नाम वाला, मतलब कि जिसके पास नॉलेज है, वो सुपरविज़न दे रहा है कि नहीं। एक सुपरवाइजर तो मस्ट होना चाहिए, नहीं तो एक सेफ्टी वायलेशन है। कैरी आउट साइट इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स। आपको जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर आ रहा है, चाहे वो ट्रेंड हो अनट्रेंड हो, कोई मतलब नहीं है, आपको इंडक्शन ट्रेनिंग करवाने हैं, जिससे कि क्या है वर्क प्लेस पे कौन सा काम चल रहा है, किस तरह का रिस्क है और क्या इमरजेंसी प्रोसीजर है उसके साथ शेयर किया जाता है, जिससे कि वो और कॉम्पिटेंट हो जाता है। और कंट्रोलिंग हाई रिस्क एक्टिविटी विद द परमिट टू वर्क। अगर कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटी, जैसे आपके प्रीमाइसेस में कोई उसको एग्जीबिशन करने हैं, वहाँ पे लाइव लाइन हो सकता है, नीचे में अंडरग्राउंड यूटिलिटी सब हो सकता है, तो अगर वहाँ पे वो गड्ढा खोदता है बिना आपके बताए, तो हो सकता है कि वहाँ फेटल एक्सीडेंट हो जाए, उसको पता नहीं होने के चलते। तो आप एक काम करें, एक परमिट टू वर्क सिस्टम लगा दें, तो जिससे कि क्या है, परमिट टू वर्क सिस्टम लगाने से कि कोई भी काम वो पूछ के करेगा और आपके बिना परमिशन के कोई वो काम हाई रिस्क वाला नहीं करेगा, नॉर्मल तो कर सकता है। तो इस तरह से इस तरह से आप जो है एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर का। तो इसमें ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन इसमें एक नया वर्ड आपने सुना, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, PTW क्या होता है। तो आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, PTW क्या होता है। तो परमिट टू वर्क सिस्टम जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सेफ प्रोसीजर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ से एक सेफ प्रोसीजर देता है काम करने का। ये एक पार्ट है किसका, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, ये एक पार्ट है। दैट ऑल नेसेसरी एक्शन, ये इंश्योर करता है कि आपने वो सभी एक्शन लिए चुके हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्टिकुलरली हाई रिस्क वर्क। यानी कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो पहले ही ये इंश्योर करता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हमने वो सारा प्रिकॉशन ले चुके हैं पहले ही, और अब आप काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। वहाँ पे ये तय हो जाता है। उसके 3 उसमें मेंबर होते हैं, एक अप्लीकेंट होता है, ऑथोराइजर होता है और रिसीवर होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जो है नेक्स्ट एलिमेंट में जानेंगे अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप कमेंट करना ना भूलेंगे, आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है और अच्छा लगता है कि क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और कमेंट से पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।